अम्मी फुप्पू कमरा बंद करके बैठी हैं। मैं जो फुप्पो के लिए खाना लेकर गई थी, दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई, मगर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फुप्पो की हरकतें कुछ दिनों से काफ़ी मशकूक होती जा रही थीं। सो चुपचाप खाने की ट्रे वापस रखी तो अम्मा ने पूछा, खाना क्यों नहीं खाया तुम्हारी फुप्पो ने? जिसके जवाब में मैंने उन्हें बता दिया कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। जब से आई हूँ एक मर्तबा भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं अपने कमरे में आई तो नीलू बैठी पढ़ रही थी। मैंने उसकी किताबें उठाकर साइड पे रखी और ज़रा करीब होकर पूछा, क्या अम्मा और फुप्पो की लड़ाई हुई है? उसने कहा, नहीं तो। अम्मा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो पड़ोसन के साथ बाज़ार चली गई थी और बाकी घर का काम मैंने कर लिया था। नीलम ने फिर कहा, अम्मा को तो ध्यान ही नहीं रहा। ये तो अब तुम ही हो जो ऐसे पूछ रही हो। अच्छा, मैंने बुरा सा मुँह बनाकर जवाब दिया, क्योंकि बहन से मुझे कोई माकूल जवाब नहीं मिला था। कुछ देर बाद मैं दोबारा उससे उसी बंद कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी जिसके पीछे फुप्पू सुबह से गुम थी। आखिरकार मेरी इतनी मेहनत के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोल ही दिया, मगर वो बहुत गुस्से में लग रही थी। मुझे देखते ही फ़ौरन से पूछा, क्या मुसीबत है? अगर मैं नहीं खोल रही तो बार बार दरवाज़ा बजाने की क्या तुक बनती है? मैंने हिचकिचाए बगैर जवाब दिया कि सुबह से आप भूखी हैं और जानती हैं ना, आपको ऐसे भूख में छोड़कर मैं खाना नहीं खा सकती। इस बात पर उनके चेहरे पर तने तासुरात ज़रा ढीले पड़े, जबकि अभी कुछ देर पहले ही मैं पेट भरकर खाना खा चुकी थी। अच्छा, अंदर आओ, फुप्पो बोली। मैंने कहा, रुकिए, अभी आई। मैं फ़ौरन खाने की ट्रे लिए हाजिर थी। ये देखकर फुप्पो मुस्कुरा दी और बोली, मेरे बालों पर हाथ फेरते हुए, हम दोनों अंदर आ गए। हाँ बताओ, क्या आफत आ गई थी? क्यों इतना तूफ़ान मचाया हुआ था तुमने? फुप्पो मुझे कुछ भी कहती थी, मैं कभी बुरा नहीं मानती थी, लेकिन अगर वही कुछ नीलू को सुनना पड़ता तो वो 2 की 6 लगाकर अम्मा को बताती, फिर घर में एक फसाद बर्पा होता। सो फुप्पो नीलू से दूर हो गई थी, मगर मेरा बचपन और अब तकरीबन जवानी भी उन्हीं के साथ गुजर रही थी। मैंने फुप्पो से कहा, फुप्पो सच सच बताएं, क्या हो गया है आपको? पहले तो आप ऐसी नहीं थी, लेकिन अब बदल गई हैं। मैंने शिकवाकुन नज़रों से उन्हें देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, फ़रहीन, सारी उम्र तो इंसान एक जैसा नहीं रहता ना। मैंने सोचा था कभी नहीं बदलूंगी, पर कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आपको झूठा साबित करने के लिए आते हैं, और मैं भी उन लम्हात की गिरफ्त में आकर ख़ुद से झूठी हो गई हूँ। मुझे जो लगता था मैं कभी नहीं बदलूंगी, मैं गलत थी, क्योंकि मैं बदल गई हूँ। मैं हैरत से फुप्पो की मुश्किल बातें समझने की कोशिश कर रही थी, मगर उनका एक लफ्ज़ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मैंने उनकी बात काट दी और कहा, जो बातें साफ साफ बताएं। वो भी शायद अकेले अपना राज संभाल कर थक चुकी थी। तभी गहरी सांस भरकर बोली, अच्छा ठीक है, बताऊंगी, और मुझे यकीन भी है तुम वो बात किसी से नहीं कहोगी। मैंने फ़ौरन वादा कर लिया और उनके करीब हो गई, लेकिन वो बोली, अभी नहीं, मैं तुम्हें बताना ही नहीं, सिर्फ दिखाना भी चाहती हूँ। ऐसा करना कि तुम किसी दिन मेरे साथ सो जाना। मैंने कहा, आज ही सो जाती हूँ। दिल में सोचा, इससे मैं इस राज की तह तक पहुँच सकती हूँ, तो क्यों देर करूं? फुप्पो मेरी बात समझकर मुस्कुरा दी और बोली, सोना है तो सो जाओ, मगर जिस लिए सो रही हो वो तुम्हें अभी इल्म नहीं होगा, कल ही बताऊंगी। इस बात पर मेरा जोश बिल्कुल भी ख़त्म हो गया और मैं अम्मा को बताने के लिए चली गई कि आज मैं फुप्पो के कमरे में सोऊंगी। ये सुनकर अम्मा का मूड एकदम ख़राब हो गया। वो मुझे टोक कर बोली, फ़रहीन, अपनी फुप्पी से दूर रहो। मैंने मुंह बनाकर पूछा, क्यों अम्मा? वो भी इंसान है, उनके साथ मैं उनसे दूर क्यों रहूं? अम्मा बोली, अगर ज़िंदगी में कभी तुम्हें उस औरत की वजह से घाटा हो ना, तो मेरे पास मत आना, क्योंकि मैंने रोक कर अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। अब तुम समझदार हो, अगर नहीं रुकोगी तो तुम्हारा फ़ैसला है। अम्मा की इस कदर सख्त बातों पर मेरा हलक तक कड़वा हो गया। मैंने एक सख्त नज़र पास बैठी नीलू पर डाली, जो खीखी करती अम्मा की गोद में घुसे जा रही थी। अम्मा की चमची कहीं की। दिल ही दिल में उसे कोस कर मैं फुप्पो के कमरे में चली गई और वो मेरा उतरा हुआ मुंह देखकर पूछा, क्या हुआ? अम्मा ने डांटा, जाओ, शाबाश, उनकी बात मानो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अपनी माँ को नाराज़ मत करो। मैं इस बात में सर हिलाकर वापस कमरे में आ गई जहाँ अम्मा मुँह बनाए बैठी थी। मुझे देखकर बोली, क्या हुआ, वापस क्यों आ गई? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बिस्तर में घुस गई, क्योंकि जानती थी अगर मैंने कुछ कहा तो वो उल्टी सीधी बातें करती रहती। रात में अपनी माँ के रवैये से बहुत कंफ्यूज हो रही थी और इसी तरह सो गई। सुबह अम्मा ने कॉलेज के लिए उठाया तो मैंने तबीयत ख़राबी का बहाना कर दिया। इसके बाद फुप्पो ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और मैं तो जैसे तैयार ही बैठी थी, झट से उनके कमरे में चली गई, जहाँ सामने ही लैपटॉप खुला पड़ा था।
मगर सिर्फ इतना ही नहीं, उस लैपटॉप की स्क्रीन पर एक अरबी भी नज़र आ रहा था। मैं जो अपने ध्यान में बग़ैर दुपट्टे का ख्याल किए अंदर दाखिल हुई थी, सामने का मंज़र देखकर ठिठक कर रुकी और बाहर को दौड़ लगाई। सबसे पहले तो दुपट्टा ओढ़ा, फिर पुप्पो के पास आई। पुप्पो ने उस वक्त बड़े सलीके से सर पर दुपट्टा जमाया हुआ था और साफ़ सुथरी होने के बावजूद बहुत प्यारी लग रही थी। पुप्पो, ये सब क्या था? मैं तो कमरे में जाने से ही डर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी हकीकत में अंदर कमरे में बैठा हो। पुप्पो ने बताया कि मैं और इशफाक एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने ताज्जुब से पुप्पो को ऊपर से नीचे तक देखा तो वो शर्मिंदा हो गई, क्योंकि उनकी उम्र तकरीबन 40 थी या शायद उससे भी ज़्यादा, और जो अरबी अंदर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था वो बमुश्किल 18 साल का होगा। मेरे ऐसे देखने पर पुप्पो एकदम शर्मिंदा हो गई और बोली, अशफाक को उम्र से कोई मसला नहीं, वो फिर भी मुझे पसंद करता है। उस वक्त वो औरत कहीं से भी नहीं लग रही थी, बल्कि मेरे जैसी लड़कियों जैसी हरकतें कर रही थी। मैंने दिल में सोचा, इस अरबी इंसान को हिंदुस्तानी बढ़ती उम्र की औरत में ऐसा क्या दिखाई दिया जो दुबई में नहीं था? बल्कि अगर कहा जाता कि दूर अंदर कहीं मुझे पुप्पो से हसद महसूस हो रही थी तो बिल्कुल भी गलत नहीं था। मैं तो ये सब कुछ समझने में हलकान हुई जा रही थी। पुप्पो बताने लगी कि हिंदुस्तान के मुतालिक अशफाक को कोई प्रोजेक्ट मिला था। मेरे स्टूडेंट का ये कोई दूर का रिश्तेदार भी है, सो उसने मेरी इजाज़त से ही अशफाक की बात मुझसे करवाई थी, जिससे पहले तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने अरबी ज़ुबान के ज़रिए मैंने उसे सारी मामलात दी। मैं अरबी की लेक्चरार हूँ, तो मुझे अरबी ज़ुबान बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी। 3 महीने तक हमारी बातें होती रहीं। अशफाक का प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो फिर उसने मुझसे रब्ता न किया, मगर एक दिन मुझे अशफाक का मेल आया। मुझे यही लगा कि शायद मज़ीद कोई मालूमात वगैरह चाहिए होगी, मगर ऐसा नहीं था। इस बार मरतबा अशफाक ने जो बात की, मुझे हैरत के साथ बहुत गुस्सा भी आया। उसने कहा कि वो मेरी मोहब्बत में मुब्तला है। पहले तो मैंने मजाक समझा, मगर जब वो अपनी बात पर कायम रहा तो मैंने गुस्सा किया और उसे बुरा भला कहा कि मैं तुम्हारी मदद की और तुम मेरी ज़ात के ही परखच्चे उड़ा रहे हो। तकरीबन 15 दिन वो मुझे मनाता रहा, मगर मैं किसी हाल पर राज़ी ना हुई। हाँ, लेकिन इस सारे अरसे में मेरा दिल अशफाक की मोहब्बत के लिए ज़रा नरम हो गया था। मैंने सोचा, क्या पता जैसे वो इसरार कर रहा है वो सच ही बोल रहा हो, क्योंकि अगर वक्त गुजारी होती तो मेरा इतना मना करने पर इतनी बातें सुनकर ख़त्म कर देता। लेकिन शुरू दिन से ही उसका यही मुद्दा है कि वो मुझे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। जब मैंने हर तरीके से आजमा लिया तो उससे उम्र का खौफ दिलाया कि मेरी उम्र देखो, तुमसे दुगना बड़ी है, और ऐसे क्या तुम एक बड़ी उम्र की औरत को कबूल कर पाओगे? वो फिर भी नहीं माना। फिर मैंने उसे अपनी ज़िंदगी की भयानक सच्चाई बताई कि मैं तलाक़शुदा हूँ, लेकिन उस लड़के पर असर नहीं हुआ। उसने कहा कि तलाक़ का क्या है, आपकी बढ़ती उम्र की तरह ये भी आपके साथ है, तो मैं इसे भी कबूल करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका माजी क्या था, बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है मैं अपना सब कुछ आपके नाम करना चाहता हूँ। फिर इस रोज़ की तकरार से अशफाक मेरे दिल से नहीं उतरा, बल्कि मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होती जा रही थी। मैंने उससे वादे कस्में सब कुछ ले लिया और उसने यकीन दहानी करवाई कि वो मुझसे जल्द ही शादी कर लेगा और मेरा वीज़ा बनवाकर मुझे दुबई ले जाएगा। मगर मैं हैरत से मुंह खोले पुप्पो को सुन रही थी। जो है औरत अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाती थी, उनसे इस तरह की हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं चुप ही कर गई, जिस पर वो झुंझलाकर बोली, फ़रहीन देखो, मैंने तुम्हें राजदार बनाकर सब कुछ सच बताया है। खुदारा किसी और को मत बताना, वरना मेरा तुम पर यकीन टूट जाएगा। यकीन तो आपने भी तोड़ा है पुप्पो। ये बात मैंने दिल में कही थी। अलबत्ता उन्हें कुछ भी कहे बगैर चुपचाप अपने कमरे में चली आई। मैं अभी तक शौक़ में थी कि भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि वो लड़का पुप्पो को ज़रूर धोखा देगा और इस सब के पीछे उसकी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी, मगर वो वजह क्या हो सकती है, ये बात ही तो समझ में नहीं पड़ रही थी। मेरा दिल बार बार यही कह रहा था, पुप्पो ने हमारे साथ गलत किया है, लेकिन तभी दिमाग कह रहा था कि उनकी भी तो ज़िंदगी है, उनका भी तो हक़ था खुशियों पर। फिर और जो कुछ उनके साथ हो चुका था वो सोचकर मुझे लगा कि शायद वो सही कर रही हैं। उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। शायद उनकी उम्र उस वक्त 15-16 साल थी जब शादी हुई, और शादी भी 30 साल के आदमी के साथ हुई थी। दादा अब्बा ने कहा वो उनकी तहमीना को खुश रखेगा। लड़के ने ख़ुद को बड़ा शरीफ ज़ाहिर करवाया था और सो शादी हो गई। मगर शादी के 2 माह बाद बात पता चली कि वो आदमी तो पहले से ही शादीशुदा था और औलाद न होने की वजह से दूसरी शादी की थी। ये बात जब मेरे दादा अब्बा को इल्म हुई तो उन्हें दुख तो हुआ, मगर फिर उन्होंने बेटी को सब बर्दाश्त करने का बोला कि अगर एक मर्तबा शादी हो जाए तो लड़की को बर्दाश्त करना ही करना होता है। लेकिन जब 1 साल के बाद भी पुप्पो की औलाद न हुई तो
पहले तो सौतन ने हाथ उठाया, फिर शौहर भी आए दिन शुरू हो जाता, क्योंकि उसकी पहली बीवी उसके ख़ानदान की थी। ये शादी तो फुप्पो से सिर्फ औलाद की खातिर की थी, और वो भी उन्होंने सोच रखा था कि जैसे ही औलाद होगी फुप्पो को तलाक दे दी जाएगी, मगर ऐसा ना हो सका। बिला आखिर 2 साल बाद जब उनके जुल्म सितम के ज़ेर असर फुप्पो उस आदमी को औलाद न दे सकी, तो एक दिन नशे में धुत उसने फुप्पो को खूब मारा। फुप्पो घर आ गई। दादा अब्बा कहने लगे, अब कुछ भी हो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि शादी के बाद लड़कियों का घर ससुराल ही होता है। पहले वो चुप करके उनकी नसीहतें सुनती रहीं, मगर जब सब्र नहीं हुआ तो चप्पल दुपट्टे की परवाह किए बगैर घर से निकल खड़ी हुई। उनका पीछा करके उन्हें रोकना चाहा तो एक ट्रक के साथ बुरी तरह टकरा गई, लेकिन जान बच गई थी, मगर उनको बहुत फ्रैक्चर हुआ था। घर आई तो उनकी एक ही ज़िद थी, ना वो वापस जाएंगी ना कहीं और शादी करेंगी, वरना वो अपनी जान दे देंगी। उनकी बात मान ली गई, मगर फारिग भी कब तक घर बैठ सकती थी, तो आगे पढ़ाई शुरू कर दी और करते करते कॉलेज में लेक्चरर भर्ती हो गई। इस दौरान दादा अब्बा की भी वफ़ात हो गई। दादी तो पहले ही मेरी फौत हो चुकी थी, अब फुप्पो हमारे साथ रहने लगी। वो बहुत अच्छी थी, हमेशा अपने काम से काम रखती, मगर अम्मा कभी कभार उनसे खार खा जाती थी, जबकि वो अपनी आधी तनख्वाह घर में अम्मा के हाथ पर रखती थी। मुझे बचपन से ही फुप्पो ने पाला था, तो मैं अम्मा के बजाय उनसे ज़्यादा अटैच थी। जबकि नीलू छोटी थी तो अम्मी ने उसे फुप्पो के करीब कम ही भटकने दिया। वो अब अक्सर मुझ पर भी रोकथाम करती, मगर मैं बड़ी हो चुकी थी और उनकी बात कम ही असर लेती थी। ये सब सोचते सोचते ना जाने कब सो गई। जब आँख खुली तो अम्मा वापस आ चुकी थी बाहर से। वो घर का सामान लेने बाज़ार गई हुई थी। मैंने भी नॉर्मल बिहेव किया, क्योंकि फुप्पो ने मुझ पर एतबार करके अपना राज मुझे बताया था। मैं ऐसे ही किसी को बताकर उनके एतबार को ठेस नहीं पहुंचा सकती थी। अलबत्ता अम्मा के जितने भी वहम थे फुप्पो को लेकर वो दुरुस्त साबित हुए थे। मैंने फुप्पो से भी नॉर्मल ही बात की। अब वो कुछ भी ठीक लग रही थी। गोया मुझसे अपनी बातें शेयर करके काफ़ी हल्की हो गई थी। रात को जब मैं सोने के लिए जाने लगी तो फुप्पो ने पूछा, फ़रहीन, क्या तुम पर मैं यकीन कर सकती हूँ ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा, हाँ, फ़िक्र ना करें, बेशक मेरी माँ कोई और है, मगर मुझे आपने पाला है तो इस बात की परेशानी ना लें। उस दिन के बाद दोबारा हमारी इस मौजू पर बात नहीं हुई, मगर एक रोज़ मैं घर वापस आई तो सामने हंगामा बरपा था। अम्मा, अब्बा और नीलू तीनों परेशान बैठे थे। फुप्पो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। घर में परेशानी वाली कैफियत देखकर मैंने पूछा तो अम्मा ने बताया कि तुम्हारी चहेती फुप्पो हमारे सरों में खाक डालकर घर से भाग गई है। ये सुनकर मैं एक लम्हे के लिए काँप सी गई। हालांकि जानती थी ये सब फुप्पो ने मुझे खुद बताया था। उनके कागज़ जल्दी तैयार हो जाएंगे और वो दुबई चली जाएंगी, मगर मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं था। अब अम्मा ने ये सब बताया तो हकीकतन शौक़ लगा था। मैंने अम्मा को झुठलाने की कोशिश की और कहा कि नहीं अम्मा, आपको गलतफहमी हो रही है। उनकी कॉलेज में कोई मीटिंग होगी, इसलिए देर सवेर हो गई, वरना फुप्पो भला कहाँ जाएंगी। इस बात पर अम्मा ने मुझे खूनख्वार निगाहों से देखते हुए एक पर्चा मुझे थमाया, जिसके ऊपर फुप्पो की लिखाई में एक मुख्तसर सी तहरीर लिखी थी, जो ये बताती थी कि वो घर से चली गई हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ज़ाया कर दी, मगर अब मज़ीद नहीं कर सकती, सो वो ये घर छोड़कर चली गई हैं। कहाँ, ये वहाँ नहीं लिखा था, मगर मैं अच्छे से जानती थी। फिर भी उन्हें नहीं बता सकी कि वो दुबई गई हैं, एक 18 साला लड़के से शादी की ख्वाहिश लेकर। मैंने अब्बा को देखा तो वो बेचारे अपने कंधे झुकाए मायूसी से बैठे थे। मैंने एक मर्तबा तो सोचा काश फूफो ये सब ना करती, मगर अगले ही लम्हे खुद से कहा कि उनका भी तो ज़िंदगी पर कोई ना कोई हक़ है ना। बहरहाल मेरे घर वालों ने उन्हें कोई खोजने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो बच्ची नहीं थी, एक समझदार पढ़ी लिखी खातून थी जो कमाती भी थी और अपना अच्छा बुरा खूब जानती थी। सो इस मामले को वहीं दबा दिया। हमें भी यही समझाया गया कि अगर कोई तहमीना के मुतालिक पूछे तो यही बताना है कि उनका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। उस दिन के बाद इस बात का जिक्र हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं हुआ और सब अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए। मगर जिस कदर फुप्पो के साथ अटैच थी, मेरा दिल घर में बिल्कुल नहीं लगता था। ऊपर से अम्मा के ताने कि देख लिया आपने उस फुप्पो को जिसके साथ हर वक्त चिपकी रहती थी, कितना मना करती थी मैं, मगर तुम्हें कोई असर नहीं होता था। मैंने कई मरतबा अम्मा को जवाब देने का सोचा, मगर उल्टा उन्होंने ही बेरहम होना था। सो एक चुप की 100 चुप, इस बात को ख़त्म कर दिया और अम्मा जो कुछ भी कहती चुपचाप सुन लेती। पूछा, एक दिन दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, एक लड़की खड़ी थी। मैंने पूछा, कौन हो आप? वो बोली, तुम्हारी फुप्पो हूँ मैं। ये सुनकर मुझे एकदम से झटका लगा और मैंने सर से पैर तक उन्हें दोबारा से देखा। उन्होंने बुर्का पहन रखा था, लेकिन चेहरे पर कोई नकाब नहीं। फुप्पो, आप यहाँ कैसे?
आप तो दुबई में थी और वो छोड़े, लेकिन आप तो जवान हो गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे सवाल एक साथ कैसे करूं मैं वो धीरे से बोली, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, कल तुम्हारे कॉलेज आऊँगी तो वहाँ मैं तुम्हें सब बताऊँगी। ख़बरदार घर में किसी को मत बताना कि मैं वापस आई हूँ। ठीक है, मैंने इस बात में सर हिलाया। वो तो मुझसे वादा लेकर चली गईं, जबकि पीछे से मैं तजस्सुस के साथ एक गहरी सोच में पड़ चुकी थी। बिला आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, अचानक वो कैसे आ गईं, और तो ऊपर से जवान फुप्पो। हैरत है, जबकि वो तो 40 के ऊपर की थी, मगर ये औरत तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की लग रही थी। मैं इस अधेड़ बुन में पूरी रात रही, मगर किसी भी तरह से अपने सवालात का जवाब नहीं ढूंढ पा रही थी। अगले रोज़ पूरी रात जाग रही थी। सुबह ही मैं कॉलेज पहुंची, मगर हैरत की बात फुप्पो भी उसी टाइम पर आ गई। मैंने फुप्पो से सवाल कर दिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि फुप्पो जवान कैसे हो गई। इस बात पर फुप्पो ने जल्दी से अपने शॉपर से एक बुर्का निकालकर मुझे दिया और बोली, आज ये पहनकर सो जाना, कल तुम्हें यकीन आ जाएगा, और घर में किसी को मेरा ना बताना। बल्कि तुम ऐसा करो, ये बुर्का घर जाते हुए ही पहन लो। फुप्पो चली गई और मैंने वो बुर्का जल्दी से पहन लिया और पहनकर कॉलेज से बाहर आ गई। एक रिक्शा मिल गया, मैं बैठ गई। हैरत की बात थी, उस रिक्शे वाले ने बहुत कम पैसे बताए। मैंने सोचा चलो अच्छा है, इस बुर्के से कुछ तो फ़ायदा हुआ, लेकिन आधे रास्ते में एहसास हुआ कि ये गलत रास्ते पर जा रहा है। मैंने उसे रिक्शा रोकने का बोला, मगर वो नहीं रुका, तो मैंने शोर मचा दिया, लेकिन सुनसान सड़क पे कोई मेरी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। वो नहीं रुका तो मैंने ऑटो वाले को धक्का देकर कूद कर भाग कर एक जगह बनी हुई पहुंची। वहां पहुंचकर पता चला वो पुलिस स्टेशन था। वहां एक लेडी कांस्टेबल ने मुझे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने सारा वाकया बता दिया। उसी वक्त वो कॉलेज गए और सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और उस औरत को ढूंढा जो मेरी फुप्पो बनकर आई थी। दरअसल वो एक फ्राडिया औरत थी और वो अरबी लड़का भी फ्रॉड था। उनका काम लड़कियों को ट्रैप करके कोठों पर भेजना था। उन्होंने फुप्पो को इसलिए निशाना बनाया कि वो कॉलेज में पढ़ाती थीं, जहाँ लड़कियाँ कसीर तादाद में मौजूद थीं। पुलिस ने फुप्पो को बहुत पता किया, मगर वो उन्हें नहीं मिली। किसी स्मगलर ने उन्हें दूसरे मुल्क भेज दिया था। ये सब बातें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, मगर जब अब्बा को इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुए। अम्मा बोली, देखा, कहा था ना कि वो औरत तुम्हें फंसाएगी। देख लो अब, अगर वक्त पर ना बचती तो ना जाने कहाँ बैठी होती। वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। उसके बाद अब्बा ने हम दोनों बहनों को की पहले तो पढ़ाई छुड़वाई और फिर फुप्पो का बहुत ढूंढा, मगर वो आज तक हमें दोबारा नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई। बस यही दुआ है कि जहाँ भी हो महफूज हो। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।